अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असल बात के साथ मैं हूं अरसलान खोखर। पाकिस्तान की आवाम को हर साल सबसे ज़्यादा इंतज़ार और सबसे ज़्यादा डर जिस चीज़ का रहता है वो है बजट। और फिर सालाना बजट, विफाकी बजट, फिर सूबाई बजट। पहले विफाकी बजट, चूँकि सारा असरो रसूख, सारा अमल दरामद, सारा कुछ विफाकी बजट पर है। विफाकी बजट आने को है, IMF की कड़ी शराइत हैं और IMF का कहना है कि तमाम शराइत उम्मीद है मान ली जाएंगी और उसी के मुताबिक बजट तैयार होगा। अब इन शराइत के कुछ पॉइंटर सामने आए थे 11 के करीब, उन पर भी बात करेंगे। मुमकिन तौर पर जो आवाम के लिए एक मौशी रिलीफ की ख़बरें आ रही हैं, क्या हकीकत है, क्या फसाना है, कहाँ मौशी रिलीफ मिलेगा, किस सेक्टर में। पेट्रोल की कीमत फिर बढ़ गई है और मामला ये है कि बिजली की कीमतें कम होती हैं तो दूसरी तरफ दीगर मामलात को देखना पड़ जाता है। गैस टैरिफ्स बढ़ रहे हैं, गैस टैरिफ्स को भी देखना पड़ेगा, किस किस चीज़ पे नज़र रखनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। और फिर सर्कुलर डेट का मामला अपनी जगह है और तरक्याती बजट में कमी क्यों की गई, ये सवाल भी पूछा जा रहा है। मामलात हैं क्या, कैसे आगे बढ़ेंगे, बजट के खदोखाल क्या होंगे मुमकिन तौर पर, इस पर आज बात करेंगे। बड़ी डिटेल गुफ्तगू होगी। नईम सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया, माहिर मौशी उमूर हैं। डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान साहब माहिर मौशी उमूर हैं, उन्होंने ज्वाइन किया। साथ ही साथ मलिक बोस्तान साहब ने हमें ज्वाइन किया, माहिर मौशी उमूर हैं। बहुत शुक्रिया तीनों हजरात का। इस वक्त बजट की सर आमद है नईम साहब, और क्या देख रहे हैं सर, क्या खदो खाल होंगे बजट के, क्या मौशी रिलीफ, क्या पैकेज, किस किस मद में मुश्किलात हैं, कैसे कैसे आवाम क्या उम्मीदें लगाए, कैसे देखे बजट को। शुक्रिया अरसलान साहब। अभी देखिए कि काफ़ी दिनों से बजट की डेट अनाउंस होने में डिले हो रहा था, तो अब कल परसों इंशाल्लाह जो है ना बजट की आमद है। काफ़ी स्पेकुलेशंस अब तक जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं और अभी IMF के साथ जो है ना कुछ चीज़ों पे IMF ने जो है ना वो एग्री नहीं किया, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करने की बात थी या प्रॉपर्टी के ऊपर जो एडवांस टैक्सेशन की बात थी, उस पर IMF उस तरह एग्री किया। इस तरह IMF ने दूसरा ये कहा है कि आप अपने एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो उसको आप कम करें। दूसरा PSDP के ऊपर गवर्नमेंट ने अपने इस दफ़ा बजट जो है वो कोई 1000 अरब के करीब रखा है। वो उसमें भी चूँकि सूबों के दरमियान मशावरत बड़ी ज़रूरी होती है, तो उसकी वजह से भी बजट जो है ना वो थोड़ा सा डिले हुआ है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि गवर्नमेंट इस बजट में जो कोशिश कर रही है वो ये कर रही है कि जो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो तकरीबन हमारी GDP का 5% तक रखने की बात हो रही है। और दूसरा हमारा जो प्राइमरी सरप्लस है वो गवर्नमेंट जो है वो उसको रखना चाहती है IMF की सेटिस्फेक्शन के लिए। लेकिन जो दूसरी साइड है बजट में, देखिए एक एक्सपेंडिचर साइड होती है, एक आपकी इनकम साइड होती है। अब गवर्नमेंट को जो बेसिकली एडवांटेज इस बजट में है, मैं पहले गवर्नमेंट का एडवांटेज आपको बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि दुनिया भर में इस साल पेट्रोलियम की कीमतों में काफ़ी कमी आई है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को शायद 2 बिलियन से 2.5 बिलियन तक जो है वो हमारा इंपोर्ट का जो है वो बजट जो है वो कम हुआ इंपोर्ट है बिल के ऊपर और इंपोर्ट बिल के ऊपर गवर्नमेंट को बेहतरी आई है, तो वो गवर्नमेंट को एक प्लस मिल गया। इसी तरह दूसरी साइड पे आप देखें तो जो ये जो प्राइमरी सरप्लस की बात हम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो डेट रेशियो है एक्सपेंडिचर का, वो तकरीबन जो गवर्नमेंट का है वो 22% से जो मार्कअप की पॉलिसी रेट 11% पे आ गया है। उसकी वजह से भी गवर्नमेंट को तकरीबन 1000 अरब का इसमें भी फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा नईम साहब, ये जो चीज़ें हैं ना, जो पॉइंटर्स मैं आपके साथ आज डिस्कस भी करूंगा, ज़रा डिटेल हम बात करेंगे। आपने ही बताया कि 2 जगह से ये वाला हमारे पास फ़ायदा पहुंच रहा है जी। मलिक बोस्तान साहब, बजट और 100 अरब रुपया रवां साल से तरक्याती बजट जो है वो कम होगा, ये जो वजीर बराए मनसूबा बंदी एहसन इकबाल साहब उनका कहना है। तो ज़रा इसके हवाले से हमें बताएं क्यों कम होगा, क्या वजह है कि तरक्याती बजट को कम किया जा रहा है। वो उनका कहना ये है कि जो हमने बजट दिया था वो पूरा यूज ही नहीं कर पाए, इतने नालायक हम लोग। वो सरप्लस हुआ, कानून यही होता है, अगर जून तक आप कोई बजट पूरा नहीं करते तो वो वापस वफाक को चला जाता है। तो अब दोबारा जो कंस्ट्रक्शन उन्होंने की है, जो बिल्ड किया है, तो उसको दोबारा एक नए सिरे से इंक्रीज करेंगे कास्ट, ज़ाहिर है मकसद यही होता है, फिर इंक्रीज करके दोबारा इनको दिया जाएगा। और दूसरा ये है कि जो हमारा शार्ट फॉल है
आपको पता है तकरीबन 1000 अरब से ज़्यादा हो गया, तो वो कुछ उससे भी शार्ट फाल उधर से भी पूरा किया जाएगा जी। हमने तरक्याती बजट कम करके और कुछ हमने बचा के, तो ये शार्ट फाल को वो अपने आंसू धो लेंगे, क्योंकि IMF का बड़ा वो है कि आप इधर से तो रिलीफ भी मांग रहे हैं, तो उधर से आप बजट भी पूरा नहीं बना रहे, टैक्स कलेक्शन भी आपकी कम है। तो देखो सैलरी पर्सन ने 500 अरब अदा किया है, बहुत बड़ा अमाउंट है, और उनकी उम्मीदें भी थी कि, और हुकूमत वादे भी इसी तरह के शो कर रही थी कि हम सैलरी पर्सन को कुछ रिलीफ देंगे, लेकिन IMF के तेवर तो बता रहे हैं कि कोई रिलीफ वाला चक्कर नहीं है, वरना कोई मिलेगा। और अलबत्ता उन्होंने कहा जी हम डिजिटल सर्विस पे टैक्स लगा देंगे, कार्बन लीवी पे पर लीटर 20 रुपये लगा देंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा जी जितने भी मनकूला प्रॉपर्टीज हैं उन पे भी टैक्स लगाया जाएगा। तो ये सारी चल रही है बातचीतें, जैसे पहले डॉक्टर साहब ने कहा है, तो इस तरह तो हो रहा है सारा काम। अब हकीकत क्या होती है, IMF किस पे एग्री होता है, उसके बाद ही पता चलेगा। ठीक हो गया। डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान साहब, सर आने वाला बजट कैसे देखें, कोई उम्मीदें बांधनी चाहिए आवाम को? मेरा तो ख्याल ये है कि उम्मीदें तो अवाम ने कभी नहीं बांधी गई हैं, अवाम ने तो कभी उम्मीदें नहीं बांधी। हाँ, एक खुशफहमी है जो मलिक साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि हम लोग खुशफहमियों का माशरा है, और ये नौहा है जो हर साल पढ़ा जाता है। असलान साहब अभी बता रहे हैं जी कि 250 के करीब आपका जो है डेवलपमेंट बलूचिस्तान में जाएगा, 450 के करीब आपका KP में जाएगा, और 886 या 846 बिलियन जो है ये सिंध में और पंजाब में। ठीक है नहीं आप डॉक्टर साहब, इस पर जी, मजीद भी ज़रा डिटेल बात करते हैं, ऑप्शंस पे भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। नहीं साहब, इस पर कोई कमेंट करना चाहें इसी बजट के आगे? ज़रा आप कुछ डिटेल बता भी रहे थे। और देखिए, मैं उस वक्त आपको बता रहा था कि जो गवर्नमेंट की साइड पे जो बेनिफिट्स हैं वो मार्कअप कम होने की वजह से गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर जो है फिस्कल डेफिसिट में गवर्नमेंट को फ़ायदा हो जाएगा। इस तरह इंपोर्ट बिल गवर्नमेंट का कम होगा तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है उसमें भी फ़ायदा हो जाएगा। उसके अलावा जो गवर्नमेंट अपने अखराजात जो है सुई गैस, जैसे गैस के नर्ख बढ़ा रही है जुलाई में भी और उसके बाद नेक्स्ट जनवरी में भी। उसके अलावा जो पेट्रोलियम के ऊपर एक कार्बन लेवी लग रही है जो 5 रुपये अगले 2 साल में लगेगी, आधी 2.5% इस साल, 2.5% अगले साल। उसके अलावा जो पेट्रोलियम लेवी है वो इस वक्त 70 रुपये IMF का ये कहना है कि आप इसको 100 रुपये तक लेके जाएं। तो मोस्ट प्रोबेबली इसको आप जो कल परसों बजट आ रहा है इसको 85-90 के दरमियान लेकिन देखे होंगे। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो गवर्नमेंट की इनकम साइड पे जा रही हैं। अब जहाँ तक टैक्सेशन के सवाल है या आम पब्लिक का सवाल है, उसमें इस वक्त तक तो कोई किसी किस्म की कोई ऐसी र्यूमर भी नहीं है कि कोई फ़ायदा हो जाए, कोई ऐसा र्यूमर भी नहीं है। ठीक है ना, पहले ये कहा गया कि जी हम सैलरी तबके को बेनिफिट देखें। इस वक्त सैलरी तबके के ऊपर जो मिनिमम इनकम का टैक्स के लिए पाकिस्तान में कोई भी सैलरी तबका हो या बिजनेस मैन हो या AOP हो या पार्टनरशिप हो, उनके ऊपर 6 लाख रुपए की हद होगा। यानी कि आप 6 लाख रुपए से ऊपर कमाएंगे तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा। अब आप मुझे बताएं कि 50,000 रुपये महीना तो गवर्नमेंट 37,000 तो आम मजदूर की इनकम इस दफ़ा गवर्नमेंट ने कहा कि मिनिमम वेजेस है, तो 50,000 रुपये का मतलब है कि आपकी सारी की सारी कौम जो है वो टैक्स नेट में आ जाएगी। आपके जो हमसाया ममालिक है, सर आप अपने हमसाया ममालिक को देखें तो वहाँ पे टैक्सेशन की मिनिमम लिमिट 12 लाख है और हमारी करेंसी में वो 30 लाख से ऊपर बनती है। तो दुनिया में इस वक्त जो सैलरी तबका है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा टैक्सेशन मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर है। तो ये जो खुशी देने वाले थे उसका क्या होगा? नहीं सर, कह रहे थे कि इनकम टैक्स वालों को रिलीफ मिलेगा। नहीं सर, इस वक्त तो मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र आ नहीं, बल्कि मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपकी जो छोटी गाड़ियां हैं 800 cc से नीचे वाली, उनके ऊपर से GST भी 12 से 18% जो है ना लगाने की बात हो रही है। इसके अलावा PSDB का जो ख़र्चा है वो भी कम हो रहा है, और उसमें भी क्योंकि PSDB के फंड आपके पूरे साल यूज़ ही नहीं होते, ये भी एक इशू है। अच्छा, सबसे बड़ा जो इशू ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो कमाने वाला है ना वो सिर्फ फेडरल जो है ना फेडरल कमाबूत है, और वो जो फेडरल जो कमाता है वो NSC अवार्ड के तहत। मैं ये आपने अच्छा बताया, इस पे ज़रा हम बात करेंगे। ये जो सूबे हैं 18वीं तरमीम के बाद जो खुद मुख्तार हो गए हैं और जिन्होंने टैक्स कलेक्शन भी करनी है, वो इनपुट क्या देते हैं? फेडरल से ले तो लेते हैं अवार्ड्स की मद में और दीगर चीज़ों की मद में, और अपने हिस्से की मद में वापस क्या करते हैं? ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, इस पे बात करेंगे। असर नहीं पड़ने वाला, सर्कुलर डेट पे भी बात करूंगा।
फिजिकल डेफिसिट्स पे भी बात करेंगे, कैसे पूरे करेंगे, कर्जे हैं वापस करने हैं, कमाई हमारी क्या है, एक्सपोर्ट नंबर्स को कैसे बेहतर करना है, इंडस्ट्री को कैसे फ़ायदा देना है, एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे आगे बढ़ावा देना है। चूँकि नीचे लेवल पे बेहतरी करेंगे तो आप ऊपर लेकर आएंगे। हम बाहर से रॉ मटेरियल मंगवाते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट बनाते हैं, महंगी पड़ती है, दुनिया को देते हैं, दुनिया वो कंपटीशन के अंदर कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, लेती नहीं है। हम अपने यहाँ पर क्यों नहीं इनकरेज करते कि रॉ मटेरियल की तैयारी भी यहाँ शुरू हो जाए, जिसको हम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कहते हैं, एसएमईज कहते हैं, क्यों नहीं यहाँ पर काम हो रहा। मलिक बोस्तान साहब, अभी नईम साहब ने भी कहा ब्रेक पर जाने से पहले कि तनख्वाहदार तबके को जो रिलीफ की बातें हो रही हैं शायद वो ना हो सके, ऐसा क्यों होगा? और आईएमएफ की जो कड़ी शराइत हैं उसका असर तनख्वाहदार तबके की रिलीफ पर भी पड़ेगा? देखो, आइए, बार बार उनको यही कहते हैं कि एक टैक्स अगर आप रिलीफ देते हैं, दूसरा हमें बताए ना आप टैक्स लगाएंगे कहाँ पे, इतना 60 बार पूरा कहाँ से करेंगे? पहले भी आप पूरा नहीं कर पा रहे, तो मजीद आप बढ़ा के कैसे पूरा करेंगे? तो ये फिर हुकूमत की आप कारकर्दगी पे मुनसर है कि वो खुश फहमी तो लोग मुब्तला रखती है, लेकिन नतीजा बजट वाले दिन ही निकलता है। तो मैं समझता हूँ हुकूमत की कोशिश है किसी तरह 12 लाख तक जो लोग सैलरी ले रहे हैं उनको कम से कम कोई हम रिलीफ दे सकें। तो आया सर, आईएमएफ लेकिन मानते हैं नईम साहब का ये बताना है कि 6 लाख तक होगा तो 50-60 हज़ार कमाने वाला ही बस ले पाएगा, उससे ऊपर नहीं। तो क्या अगर ऐसा होता है तो फिर तो बहुत पूरी आवाम बड़ी प्रेशर में आ जाएगी। हाँ ज़ाहिर है, देखो सैलरी बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहा है, 500 अरब बहुत बड़ा अमाउंट होता है। होल सेल ने 22 अरब दिया है, रिटेल वाले ने 33 अरब दिया है, और जायदाद वाले ने 2 खरब 19 अरब दिया है। तो ये हमारे हदफ तो ऐसे नहीं है जो कि पूरे ना किए जा सकें, बशर्ते कि हम डॉक्यूमेंटेड इकानमी की तरफ जाएं, डिजिटल इकानमी की तरफ जाएं। तो कोई इतने बड़ा अमाउंट नहीं, 14,000 अरब कोई इतना बड़ा है, 25 करोड़ की अवाम के लिए कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं कि जमा न किया जा सके, बशर्ते कि जो लोग टैक्स देने के काबिल हैं उनसे नहीं लिया जा रहा, उनसे तो लिया नहीं जा रहा, तो जो दे रहे हैं उन्हें निचोड़ा जा रहा है। तो ये गलत बात है। और हमें तो हुकूमत अपने खर्चात कम करने के लिए तैयार नहीं, छोटे तबके के ऊपर पिसा जा रहा है। अब जैसे कार्बन लेवी जो है 20 रुपये बढ़ाया जा रहा है, आपको पता ही है, फी लीटर। इस तरह बिजली पे बढ़ा दिया जाएगा। तो हमें, मेरी खुद भी IMF से कई दफ़ा मीटिंग हुई है, तो मैं उनको जब सवाल करते हैं, वो कहते हैं जी हमारी आपकी हुकूमत इतनी नालायक है कि हम उन्हें कहते हैं आप इतने पैसे ले रहे हो तो हमें दोगे कहाँ से? तो इन्होंने 4-5 बार पूरे रटे रटाए रखे हुए हैं, सैलरी पर्सन रखे हुए हैं, इतना लगाएंगे तो इतना बढ़ जाएगा। इसी तरह इन्होंने डीजल पे पर लीटर इतना करेंगे, इतना, बिजली पे पर यूनिट इतना करेंगे, गैस पे इतना करेंगे। तो इसी से निकल नहीं पा रहे आपके लोग। इससे निकलना होगा, नए लोगों को तलाश करना होगा। तो क्यों नहीं, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। देखो, एक आदमी महीने का 1 करोड़ रुपया खर्च करता है, टैक्स 1 रुपए का नहीं देता है। पाकिस्तान में FBI ने बड़े धड़ल्ले से कहा था कि हम 35 लाख लोगों का डेटा आ गया जो कि सालाना माना जिनकी इनकम अखराजात 1 करोड़ से ज्यादा हैं, तो उनको हम हाथ डालेंगे। क्या हाथ डाला है, बल्कि उन्होंने इनके हाथ ही तोड़ दिए। बोला आप होते कौन हमसे पूछने वाले। अच्छा डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब, ज़रा ये बताएं, अगर सैलरीड पर्सन पे टैक्स 6 लाख रुपए वाले कमाने पर लग जाएगा सालाना, तो क्या कितना प्रेशर आएगा सैलरीड पर्सन पे? और अगर 12 तक ले जाते हैं ये 1 लाख रुपया महीना कमाने वाले, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? देखें, एक तो जगलरी चल रही है पाकिस्तान में तवील अरसे से। मैं बोस्तान साहब से भी अर्ज कर रहा हूँ, वो गवाह है इस बात के, तवील अरसे से हम इनको भी देख रहे हैं। बात यह है सर कि ये जो आपका इन्फ्लेशन का जो मामला है, इस दफ़ा ये कहते हैं जी हम 7.5 के ऊपर इसको कैप करेंगे, और बात इस वक्त हो रही है कि जी लेस देन 1% ऑफ दी प्राइस लेवल की बात की इन्होंने CPI की, याद होगा आपको, बड़ा ढंढोरा पीटा गया। क्या ऐसा है मार्केट में? उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है आपकी उस सवाल से जो आपने अभी फरमाया, सवाल किया अभी आपने, कि कितना यानी बर्दाश्त कर सकेगा सैलरीड तबका। भाई सैलरीड तबका तो बर्दाश्त कर रहा है, उस बेचारे के पास ऑप्शन कोई नहीं है। प्राइवेट सेक्टर ने इतने बंदे ले ऑफ किए हैं गुज़श्ता 1 साल में और गुज़श्ता 6 महीने में इन पर्टिकुलर, और यानी कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं अगर कहीं पे ज़रूरत पड़ती है। तो जब स्टेट ऑफ अफेयर ये हो एम्प्लॉयज़ की, उनको यानी नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं तो कम वेजेस पर मिल रही हैं, वो तो ऑफसेट हो जाएगा सारा बेनिफिट। अगर कोई है 6 लाख की जो बात कर रहे हैं सर, वो तो पूरा ऑफसेट हो जाता है। 37,000 को आप डिवाइड कर लीजिए 6 महीने के, अपना हाफ ऑफ द ईयर के हिसाब से आप ले लीजिए, कहाँ खड़े हुए हैं हम लोग।
डेवलपमेंट लेवी आपने लगाई, ड्रामा किया आपने, फिर बाद में जी मैंने 7 रुपया 58 पैसे जी आपको बिजली का कम दिया। ये इधर से घुमा के उधर करते हैं, उधर से घुमा के इधर कर देते हैं। आवाम को तकलीफ वही होती है। बिजली के बिल चल रहे थे 68 रुपया। बोस्तान साहब से पूछें जी कराची में कमर्शियल रेट इस वक्त क्या है और रेजिडेंशियल क्या है बिजली का। कराची के लोगों ने 78 रुपए तक बिजली का रेजिडेंशियल पे किया, कमर्शियल की बात नहीं कर रहा मैं। पीपल हैव गॉन बैंकक्रप्ट, दिवालिया निकला हुआ है माशरे का, सोसाइटी का। वो कहाँ से देंगे? इनकम टैक्स अंडर कंपल्शन ले लें, कोर्शन ले लें। गरीब आदमी है बेचारा, सैलरीड क्लास है, निकल जाते हैं उसके हाथ से। कारोबारी तबके की आपका फिगर दे दिया, होलसेल के अंदर कितना यानी ओवरऑल अप्रोप्रिएशन या लोकेशन या रिडक्शन जो भी है यानी निकलता है, कलेक्शन होता है। रिटेल बिजनेस आपके सामने वो स्कीम जो है इन्होंने औरंगजेब साहब ने दी, वो फ्लॉप हो गई। पीछे जो वो आए थे डॉक्टर हफीज शेख, वो फ्लॉप हो गई। इससे पहले शौकत अजीज आए थे, वो परवेज मुशर्रफ के दौर अभी जो ऑर्डिनेंस में तरमीम हुई है, अभी जो इनकम टैक्स और ऑर्डिनेंस में तरमीम हुई है, उसके बाद तो बिजनेसमैन तबका और परेशान हो गया, बिजनेस तबका सारा। हमारे प्रेसिडेंट साहब ने उस पर साइन कर दिए। प्रेसिडेंट साहब भी अगर भेजते भी है तो इन्होंने ये जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, इन्होंने सदर के ऑफिस को भी डाखाना बनाया हुआ है हमेशा से। 18th अमेंडमेंट की आपने बात की है। फिर शहबाज शरीफ ने ये कहा कि IMF ने कहा कि आपके यहाँ प्रोविंशियल्स जो हैं वो ज़्यादा रेवेन्यू लेके जा रहे हैं, NFC रिवाइज करना पड़ेगा। उस पर आपके सूबों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। सिंध ने शोर मचाया, नहीं जी हम रिवाइज नहीं होने देंगे। ये वो 18वीं तरमीम का आपने कंज्यूमर बना दिया, अब 26वीं तरमीम आ गई है। भाई यू आर क्रिएटिंग अ सॉर्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल कवर्स कि गवर्नमेंट को हमने कैसे चलाना है। आवाम में बेचारों में सकत नहीं है, वो सड़कों पे आने से गुरेजा होते हैं, कुछ भी मसले हल नहीं होते। तो ये बजट जब आएगा ये भी वही एक और नया बजट साबित होगा 25-26 का, जैसे कि 23-24 या 22-23 या 21-22 का हुआ है। नो यानी वी पीपल ऑफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी हम और आप करते हैं वॉइस डॉग ऑफ द सोसाइटी के तौर पर। लोग भी समझते हैं यार कोई रिलीफ नहीं है। उसका एक इंडिकेटर छोटा सा भी देता हूँ, सोशो रिलीजियस इकोनॉमिक इंडिकेटर आपको वेरिएबल ले लीजिए। अब इस दफ़ा पूरे पाकिस्तान में आप इस्लामाबाद में इस वक्त तशरीफ फरमा है, लोगों से घरों पे जा जाकर पता करें जी आपने कुर्बानी करनी है, कैसे करनी है, की है नहीं की है। डेटा ले लें आप एक रैंडम ले लें, 100 बंदों को सर्वे करा के देख लें कि पिछले साल अगर 100 लोगों ने कुर्बानी की थी तो इस दफ़ा 75-65 के करीब लोग कुर्बानी करेंगे और एट दी हायर प्राइस। इतनी बढ़ चुकी है प्राइस। ठीक है जी, ले ना बोस्तान साहब से, कराची सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब कहलाता है, यहाँ से डेटा ले लें। बिल्कुल ठीक हो गया आपने, सही जिस इंडिकेटर का आपने जिक्र किया सही बात है। ये बात ठीक है कि इस बार महंगाई और ये सारी चीज़ें इस हद तक है कि कमाई बड़ी कम है। नहीं सब ये जो NFC अवार्ड का भी इन्होंने जिक्र किया, फिर सूबाई सतह पर हम NFC अवार्ड में हिस्सा तो देख लेते हैं, लेकिन रिटर्न क्या है? देखिए यही तो मैं बात कर रहा था कि कमाऊ वो तो फेडरल है, वो फेडरल जो इनकम भी जनरेट करता है, चाहे FBR के थ्रू है चाहे अदर टैक्सेस के थ्रू है, वो सारी की सारी उसमें से मेजर चंक जो है वो 55-56% जो है ना आपकी इनकम का सूबों में चले जाता है। उसके बाद आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं कि एंड पे गवर्नमेंट की जितनी भी इनकम होती है वो NFC अवार्ड के बाद वो सारी की सारी डेट सर्विसिंग में चली जाती है। तो ये एक बड़ी अलमिया है। असल में जो बात गौर करने वाली है वो आप अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को भी देखें तो आप उसकी सिचुएशन से भी गवर्नमेंट असेस कर सकती है कि इस वक्त मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई की क्या सिचुएशन है, और उसी को देखते हुए जो मल्टीपल सेक्टर ऑफ द सोसाइटी है या मल्टीपल सेक्टर ऑफ द बिजनेसेस हैं, आप उनके ऊपर बैठ के वर्किंग करें। जैसे अभी आप देखें इस वक्त सैलरी तबके की बात जो हो रही है उसमें देखें कि अभी तक 10 महीने में 430 अरब रुपया सैलरी क्लास टैक्स दे चुकी है। अब वो 500 अरब रुपया हो जाएगा, $500 ट्रिलियन। यानी कि सैलरीड जो पर्सन हैं, सैलरीड क्लास जो है वो पाकिस्तान की नंबर 1 टैक्स कंट्रीब्यूटर हो जाएगी। एक्सपोर्ट वालों ने 100 बिलियन के करीब से टैक्स दिया है। इस तरह आप एग्रीकल्चर को देखें। अब अभी जो बात हो रही थी, सबसे बड़ा जो कॉम्प्लिकेटेड इशू है ना वो है SME सेक्टर या ये आपका रिटेल सेक्टर है। अब ये एक पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसे है कि कोई भी गवर्नमेंट, जैसे डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, इवन के मुशर्रफ साहब के दौर से लेके अभी तक, चाहे वो ताजर 2 स्कीम हो, सेल्फ असेसमेंट हो, चाहे कोई भी स्कीम हो, वो कामयाब नहीं हो सकती। वो चल के नहीं भाई। और ये एक इतना बड़ा नेट है टोटल, मेरा ख्याल है अगर इनका
लगाएं तो शायद 30 बिलियन से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट नहीं किया गवर्नमेंट ने। तो अब गवर्नमेंट को बैठ के ये सोचना है कि जिस तबके के ऑलरेडी वो टैक्स ले रहे हैं उस तबके के ऊपर टैक्स का बोझ कम किया जाए। वरना आप ये जो ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं, बच्चे जो हैं वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, या जो सैलरीड क्लास है। अब तो मैं कल परसों किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा जी जब हमारी सैलरी इंक्रीज़ हो जाती है तो टोटलिटी में कम हो जाती है क्योंकि टैक्स की स्लैब बढ़ जाती है। अब जब आप अपनी इनकम का आधा हिस्सा सैलरी में दे देंगे उसके बाद फिर आप जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है उसको भी फेस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अब बिल्कुल रिलीफ ही नहीं है, रिलीफ रियलिटी की तरह खुल के सामने आ गया। आपने मेडिकल खुद करना है, आपने ट्रांसपोर्टेशन खुद करनी है, आपने एजुकेशन खुद करनी है, आपने अच्छा बुरा जो है वो आपने खुद करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि खाली टैक्स लगा लगा के अगर गवर्नमेंट को अगर लोगों को इतना दबाएंगे, इतना बोझ डालेंगे तो वो माशरा कोलैप्स कर जाएगा। और ये अभी आप देखें सब लोग शोर डाल रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो महंगाई की बात हो रही है, देखें अब इसमें गवर्नमेंट कहती है हम 0% महंगाई पे आ गए। आप पिछले एक साल का एनालिसिस कर लें, मार्केट में चले जाएं, किसी भी दुकानदार के पास कहेंगे वो एक साल का खाता दिखा दे कि कौन सी चीज़ कब महंगी थी और अब कितनी सस्ती हो गई है। सर एक्चुअली बात ये है अरसलान साहब कि लोगों की बाइंग पावर ख़त्म हो गई है, लोग ख़रीदारी नहीं कर सकते। तो जो किसी ने जाके अगर 1 किलो कोई आलू ख़रीदने हैं तो वो आधा किलो खरीद रहा है। इसमें टोटली जो प्राइसेस का फैक्टर है वो डिमांड एंड सप्लाई पे होता है। और अगर आप इसको अदर वे राउंड करने की कोशिश करेंगे तो वो एक आई वाश के अलावा कुछ नहीं है। तो जो सेक्टर्स ख़ास तौर पे जो टैक्स नेट में नहीं आ रहे, अब एक बात ये है कि गवर्नमेंट ने कहा जी एक नॉन फाइलर है, एक फाइलर है। अब जो फाइलर है, अब जो फाइलर है उसके ऊपर तो अब बोझ डाले जा रहे हैं। नॉन फाइलर को अब ये कहते हैं कि तुम 3 गुना ज़्यादा टैक्स दे दो, हम यहाँ छोड़ देते हैं। गरीब है। मैं सर एक ब्रेक वापस आऊँगा, आप इसमें मुझे बड़ी डिटेल बताइएगा। मैं ज़रा ये फाइलर नॉन फाइलर का गैप पे भी बात करूँगा। क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी ऐलान कर रहे हैं, क्या वजह है? टैक्सेशन के मामलात को ठीक करना है, जहाँ गैप आ रहा है, वसूलियाँ हैं, उसका टारगेट पूरा करना है, या वाकई में क्रिप्टो करेंसी को लेके पाकिस्तान कुछ सीरियस हो रहा है? वापस आते हैं, इस पर भी बात करते हैं, बजट पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। मलिक बोस्तान साहब, डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, बड़ा इसका जिक्र हो रहा है, ऐलान हो रहा है, क्या है? टैक्सेशन के मामलात को पूरा करना है, इस पर सीरियसली कोई काम करना है? बहुत ज़्यादा आवाम में लोग इस पर काम तो कर रहे हैं लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि इसको लीगलाइज या किसी चैनलाइज कैसे करना है। नहीं, अब तो क्रिप्टो काउंसिल भी बन गई है और पूरा एक डिपार्ट बन गया है, उसमें रूल रेगुलेशन बन रहे हैं। बस इसमें बदकिस्मती ये है कि सेंट्रल बैंक जो है ना वो इसको मॉनिटर नहीं करता, और जिसकी वजह से लोगों को थोड़े से शकूक रहते हैं कि ऐसे ही ना होगा हमारे पूरा ये सिस्टम ही कोलैप्स करता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, अगला दौर है डिजिटल का। अगर हम अपने ब्लॉक चेन और अपनी माइनिंग करते हैं तो हमें नुकसान नहीं है, इंशाल्लाह फायदा ही होगा। हाँ, ऐसे ये ज़रूर है कि हमें जो लोग हमारे इसमें ट्रेड करें या जो उनके एक्सपर्ट हों वो बाकायदा ट्रेंड शुदा हों, और लोगों के जो भी लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करें उनकी इन्वेस्टमेंट महफूज हो, गैर महफूज ना हो। क्योंकि इसमें कोई रेगुलेटर तो होता नहीं है। अगर किसी का फर्ज किया बिटकॉइन आप अगर लॉन्च करते हैं और उसकी कीमत बढ़ जाती है फिर तो सबको वारे न्यारे हो जाएंगे, सब खुश होंगे। लेकिन अगर कीमत गिर जाती है तो रातों रात अमीर के साथ रातों रात गरीब भी हो सकते हैं आप। तो इसके लिए पूरी प्लानिंग की जा रही है कि पाकिस्तान के, क्योंकि अपने रिजर्व इतने कम है और वो ना अपने रिजर्व शामिल, हमने बताया, मेरे से भी मीटिंग हुई थी, मैंने तजावीज़ दी थी इसके ऊपर आला हुकाम को। मैंने कहा 2 चीज़ों का आप ख्याल रखें, एक तो ब्लॉक चेन और माइनिंग आपने करनी है, लेकिन उसके साथ साथ इसके ऊपर अंडरवर्ल्ड ना शामिल हो जाए क्योंकि इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है किसी का। और इसी तरह आवाम $25 अरब की पहले इसमें इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, और 12 करोड़ इस वक्त आपको पता है एंड्रॉइड यूज लोग मोबाइल कर रहे हैं, और उसके ऊपर हर आदमी आज़ाद है, कोई किसी को रोक तो सकते नहीं है, रूल रेगुलेशन है नहीं। तो इससे ये है कि लोग जो है बड़े पैमाने में नुकसान भी करते हैं, रातों रात अमीर के साथ गरीब भी होते हैं, क्योंकि जो वेबसाइटें होती हैं वो ज़्यादा जैली होती हैं, काफ़ी लोगों ने नुकसान भी उठाया। तो इसको बचने के लिए हमें कंट्रोल बड़े सख्त करने पड़ेंगे, ताकि आम आदमी जो कि बड़े मुश्किलों से अपना पैसा इस उम्मीद पे इन्वेस्टमेंट करता है कि शायद मेरे 4 पैसे बन जाएंगे तो मैं कोई अपना घर बना लूंगा, या कुछ भी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट होती है, बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। बड़ी इन्वेस्टमेंट वाले से इसमें स्टेबल डॉलर जो है, टीटी जो है वो भी इसमें शामिल है। तो अगर अल्लाह करे हमारे कंट्रोल अच्छे हुए तो इसमें फायदे, डिजिटल का दौर है। ठीक है, चले मैं डिजिटल पर और भी बात करूंगा। अच्छा, पहले ज़रा ये भी बता दें मलिक बोस्तान साहब, ये नॉन फाइलर जिसका जिक्र बड़ा अहम जिक्र है, ये
उन पर टैक्स बढ़ाने की बात हो रही है। गरीब आदमी जो बेचारा टैक्स के ज़िम्मे में नहीं आता, वो नॉन फाइलर बन के तो इनडायरेक्ट टैक्स, आप बिल्स देख लें, आप ख़रीदारी में टैक्स देख लें, कहीं खाना खाने जाएं, कुछ चीज़ ख़रीदने जाएं, बड़े बड़े स्टोर्स पर जाएं, छोटे पर जाएं, ये सारे टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्स की मद में आते हैं, इसका तो कोई जिक्र ही नहीं होता। तो ये नॉन फाइलर पर मज़ीद टैक्स बढ़ाएंगे, प्रॉपर्टी भी नहीं खरीद सकेगा, ये इस तरह मामला चल जाएंगे? नहीं, नहीं चलेंगे। मैं समझता हूँ हमारी आवाम नेट में आने ही, टैक्स नेटवर्क में आने ही नहीं चाहती। 70% आपके जो लोग हैं वो डॉक्यूमेंटेड इकानमी में नहीं है, अनडॉक्यूमेंटेड है। और हुकूमत की अपनी कमजोरी है, नॉन फाइलर होने ही नहीं चाहिए ना। आप क्यों रखते हैं ना, फाइलर रखें सबको, खुद बहुत सारे सही हो जाएंगे। वक्ती तौर पे आपको थोड़ा सा झटका तो लगेगा, क्योंकि आपने जितने भी चस्का पड़ा हुआ है वो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का है, तो आपको मेहनत ना करनी पड़े। जो आदमी परचेज करे वो टैक्स दे। अब टैक्स तो हर आदमी देता है, एक बच्चा पैदा होता है उसके आपके फीडर पे भी टैक्स आप देते हैं, पानी पे भी आप टैक्स लेते हैं। कौन सी चीज़ है जो टैक्स के फ्री है? हवा है, उसमें भी मेरे को लगता है अब कार्बन पे भी टैक्स लगने वाला है। तो आपके पास बचा क्या है? हवा पे भी आपको टैक्स देना पड़ेगा इन फ्यूचर। तो मैं समझता हूँ हुकूमत को नॉन फाइलर वाला चैप्टर क्लोज करके डायरेक्ट टैक्स में आना चाहिए और इनकम पे टैक्स होना चाहिए। अब एक आदमी फर्ज किया जिसकी तनख्वाह 25,000 है, वो भी उतनी टैक्स देता है, और जो महीने का 25 करोड़ कमा रहा है वो भी उतनी टैक्स दे रहा है, क्योंकि वो जो चीज़ खरीदने जाता है दोनों बराबर है। क्या आप उसको फैसिलिटी दे रहे हैं? तो यही जो है चीज़ अमीर और गरीब के फर्क को बढ़ा रही है। लग्जरी लाइफ वाला कोई टैक्स नहीं दे रहे, बिल्कुल उनको जीरो है टैक्स। और उनको जो है ये सारी चीज़ें आपको मद्देनजर रख के आम आदमी को रिलीफ आप तब भी देंगे जब इन बड़े हाशियों पे आप उनके गिरबानों पे हाथ डालेंगे। और अब आप उनको बेयारो मददगार आम आदमी को छोड़ देंगे और उनको भी टैक्स नहीं लेंगे, तो फिर ज़ाहिर है सारा बोझ तो आवाम ही उठाएगी। और आवाम पहले एक वक्त की रोटी को मोहताज है। किसान आपके रोडों पे खड़े हैं, उनके लिए आप जाल बिछाया जा रहा है, वो भी जो कमा रहे हैं वो भी ना कमाएं, तो हमारी एग्रीकल्चर ही तबाह हो जाएगी। उसके लिए आप बनाए ना, आपका उशर का निज़ाम है, ऑलरेडी बयाने का निज़ाम है, उसी को प्रमोट करें। वो ऑलरेडी बड़ा उसी को अगर सही करें तो हर आदमी इनकम के हिसाब से अपने देते हैं। और हमारे कहा तो यही था कि आईडी कार्ड आपका एनटीएन होगा, लेकिन ऐसा समझ तो नहीं आ रहा मुझे। नईम साहब जरा इस पे थोड़ा डिटेल और बताएं। अच्छा, फिर ये जो विद होल्डिंग टैक्स था 0.6, इससे बढ़ा के 1.2 पे ले जाने की तजवीज़ है। 50,000 रुपया निकलवाने से भी ऊपर आप निकलवाएं तो भी टैक्स लग जाएगा आप पर, फिर 850 सीसी गाड़ियों से नीचे पर। अच्छा, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में बनने वाली जो गाड़ियां हैं मकामी तौर पर, उसकी शरह क्यों बढ़ा के 18% तक जा रहे हैं? सर ये तो देखें ना, आप कैसे इनकरेज करें? बड़ी गाड़ियों पे तो ऑलरेडी टैक्स बढ़ा है, जो छोटी गाड़ियों पे कम है उसको भी बढ़ा रहे हैं। दूसरा, इंटरनेशनल टैरिफ का जो प्रेशर है वो भी कम कर रहे हैं, जिससे लोकल इंडस्ट्री ने इस वक्त काफ़ी चीखो पुकार है कि जी आप जो है ये जो टैरिफ है इसको कम ना करें, इसी वजह से हमारी लोकल इंडस्ट्री जो डिस्टर्ब होगी। अब ये जो अभी बात ये 1.6 से 1.2 करना चाहिए किसी थी, ये पैसा जो पड़ा हुआ है ना बैंकों में, ये बेचारे बेवाओं का है या पेंशनर्स का है या रिटायर्ड लोगों का है। देखिए, बिजनेसमैन को बैंक में डिपॉजिट नहीं करना है, ये बात समझने की बात है। बिजनेसमैन तो बैंक से पैसे लेता है, उसको तो हर वक्त बैंक से बोरोइंग चाहिए, वो तो बैंक उनसे मुनाफा कमाता है, वो बैंक के पैसे से कारोबार करता है। तो आप तो हिट कर रहे हैं उन लोगों को जिनके पैसे यहाँ लोगों ने बाहर से अपने बच्चों को भेजे हुए हैं, या लोगों की यहाँ सेविंग है, या जो लोग रिटायर हुए हैं, या जिन्होंने सेविंग सर्टिफिकेट खरीदे हुए हैं, या उन्हें कोई इस तरह के डिपॉजिटरी एडवांटेजेस लिए हुए हैं, आप उन्हीं भी टैक्स बढ़ा रहे हैं। तो भाई, अगर अभी बात हो रही थी कि सैलरी में कम करें, तो वो कहते हैं कि सैलरी पे टैक्स कम करेंगे तो उसकी डायरेक्ट टैक्स की हम उस अल्टरनेट में हम इधर से टैक्स बढ़ा देंगे। अब जो क्रिप्टो करेंसी की भी आपने बात की, देखें ये एक डिजिटल और वर्चुअल करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफी जो सिक्योरिटी के तौर पे क्रिप्टोग्राफी को यूज़ करती है। ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जिसमें आप माइनिंग करते हैं और एक बड़ा लेंथी प्रोसेस है, डिफरेंट एलिरोग्राम जो है वो लिखे जाते हैं और इसका रॉ मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी है। अब देखिए, गवर्नमेंट कह रही है कि हम 2000 मेगावाट बिजली दे देंगे। भाई, क्या वो बिजली फ्री दे देंगे? क्या उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, या वो बिजली आपकी ज़ाया हो रही है? और फिर जो आप माइनिंग करेंगे तो क्या गारंटी है कि आप उतनी माइनिंग कर पाएंगे इन हालात में? फिर तीसरी बात ये है कि स्टेट बैंक के इसके ऊपर क्या रेगुलेशन है, क्या आप इसको अपने डिपॉजिट में शो कर सकते हैं? स्टेट बैंक को इसके लिए एक CBCD जो जिसको सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉ बनाना पड़ेगा। आपने 1 मिनट देना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर। डिजिटल करेंसी आपने इस पर बड़ी डिटेल बात की है, बोस्तान साहब भी करके गए। डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब, डिजिटल करेंसी, डिजिटलाइजेशन का हम जिक्र कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं,
क्या इतना आसान है ये ब्लॉकचेन, इसकी टेक्नोलॉजी, इसका हमारे माशरे में आ जाना और इसको लीगलाइज करके प्रॉपर तरीके से हमारे जो लोग इस पर काम कर रहे हैं वो कुछ कमा भी पाएंगे? पाकिस्तान के अंदर सारी ब्लैक इकोनॉमी है और ब्लैक इकोनॉमी ही क्रिप्टो में जाएगी। अगर गई तो ये जो जेडी वैंस और ये जो बैठे हुए थे ट्रम्प के बेटे वगैरह दोनों, जिसमें बिलाल साकिब ने जाके कहा जी पाकिस्तान हैज गॉन टू क्रिप्टो, मुझे हंसी आती है इस पर कि देयर इज नो फ्रेमवर्क, एक्सेसिबिलिटी ऑफ द एफआईए कॉग्निजेबल ऑफेंस है ये क्रिप्टो के ऊपर इस वक्त जो है ना काम करना। बिल्कुल, जब तक के रूल्स एंड रेगुलेशन और पार्लियामेंट के अंदर नए लॉ नहीं बन कौंसिल बन जाते। गई ना, कौंसिल इस पे काम कर रही है ना सर, कौंसिल भी तो यही कौंसिल काम कर रही है। लॉ कोई फ्रेमवर्क नहीं है, कोई नहीं है, सिर्फ कौंसिल एक बना दी। मैं आपको तो मिसाल दे रहा हूँ, सबूत दे अच्छा, रहा हूँ कुछ इस बात कहना का। चाह रहे हैं नहीं साहब? मुझे जवाब साहब एक मिनट दीजिए। जी नहीं साहब, देखिए स्टॉक मार्केट को आप देखते हैं ना, इसको अगर उसके तनाजुर में देखें तो स्टॉक में तो कम से कम आपको पता होता है कि इंडिविजुअल कौन है, किसके पास कितने डॉक्यूमेंटेड है ना वो जो टर्म यूज होते हैं KYC, नो योर कस्टमर, इसमें KYC नहीं है। आपको कोई पता नहीं कि माइनिंग कहाँ हो रही है, कौन कर रहा है, किसने कहाँ रखा है। पूरी दुनिया का एक जो करेंसी एक वॉलेट में पड़ी हुई है। और जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं ना, अभी तो सब बड़े खुश हो रहे हैं कि जी बिटकॉइन की प्राइस 101 लाख के बगैर आप बेच नहीं सकते हैं सर। नहीं, वो उसका बड़ा रेगुलेशन है, उसके लिए बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए। दुबई ने कुछ ऐसा किया है, सिंगापुर ने ऐसा किया है, रशिया ने ऐसा किया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में अभी ये बहुत लंबी बात है। ये हम मतलब ये है कि इतनी जल्दी का काम नहीं है। मतलब इसमें अगर आप आजकल देखें तो सोशल मीडिया पे इसमें बहुत आ रही है। बड़े बड़े जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े बड़े जो हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, बैंकर्स हैं, वो अपनी अपनी राय दे रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि हुंडी और हवाला देखें, इसको ये बहुत आसानी इसमें हो जाएगी कि आप इमीडिएटली कहीं पे बैठ के एक क्लिक ऑफ कंप्यूटर, एक क्लिक के ऊपर आप अपनी करेंसी कहीं से कहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और फिर एक बिटकॉइन में कई लोग भी हिस्सेदार हो सकते हैं। सोचिए कि एक बिटकॉइन के एक ही ओनर हो, एक उसमें आप 1/100 भी आप खरीद सकते हैं। तो ये इसके ऊपर बहुत लीगल है। और दूसरा इसमें लॉस ऑफ एलिमेंट जो है ना, रिस्क का इक्वली फैक्टर है। अभी देखें कोई पता नहीं, आज बिटकॉइन $1,20,000 का है तो कल इसके इक्विवेलेंट को और करेंसी ऊपर आ जाए, बिटकॉइन नीचे आ जाए। जैसे ये बिटकॉइन आज से 5 साल पहले $14,000 का था। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि सर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ये क्रिप्टो काउंसिल बनी है, ये जो अभी लोगों को बताया जा रहा है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डेलिब्रेशन की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है। हमारी हुकूमत के पास इतना फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। और दूसरा मेरा नहीं ख्याल कि IMF आपको इस तरह इलेक्ट्रिसिटी तो ठीक है, बड़ी डिटेल बात होगी। ज़रा से चूँकि प्रोग्राम के आखिरी मराइल में होंगे, हम ज़रा सर्कुलर डेट्स को कैसे कंट्रोल करेंगे और क्या उसका बोझ ट्रांसफ़र तो नहीं होगा सारिफीन पे? डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब, क्या होगा सर्कुलर डेट को लेके? अभी तक तो बोझ उठा रहे हैं लाइन लॉसेस का, दीगर मामलात का सारिफीन। सर वही 2.4 ट्रिलियन का गेम चल रहा है। अवैस लगारी को बताया ना, वो कह रहा था मैं कम कर दूंगा, आवाम को बेनिफिट पहुंचेगा। एक पैसे का सर आपने नहीं बताया। सर मैं अर्ज करूं आपसे कि अभी तक गुज़श्ता 3 साल में ये जो PDM की गवर्नमेंट है, PDM2 इस वक्त बैठा हुआ है, कोई एक पैसे का रिलीफ किसी शोबे में, एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई प्रमोशन हुई है? मरियम नवाज 2600 रुपए के ऊपर कोई गंदम उठा बेचने की बात हो रही है, उठाने को तैयार नहीं है। किसान रुड़ गया है, ढेरियों की ढेरियां खेतों में पड़ी हुई हैं। मैं अभी घूम कर गया हूँ सारे गंदम ग्रोइंग, कॉटन ग्रोइंग एरिया में और वीट ग्रोइंग एरिया में। देखिए फर्टिलाइजर की पोजीशन आपके सामने है, बिजली का सर्कुलर डेट की ये बात करते हैं, एनर्जी सेक्टर में टोटल फियास्को है, तो बात ये है कि अनलेस, मैं आपके प्रोग्राम में लास्ट ईयर एक बात कही थी कि आपका एक इंडिजिनस लोकल इकोनॉमिक मॉडल डेवलप करना पड़ेगा। ठीक हो गया। नहीं साहब एंड पे कुछ कहना चाहिए? खामोशी से कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है सर। देखें ये जो बिजली का सर्कुलर डेट है, इसमें गवर्नमेंट ये कह रही है कि डेट सर्विसिंग सरचार्ज है जो इस वक्त हर बिल पे तकरीबन ₹3.60 आता है, इसको जो है ना गवर्नमेंट बढ़ा रही है। तो इससे बढ़ेगा। दूसरा मीटर तक चला जाएगा जी। और दूसरा ये देखें कि जो आपका बिजली का मीटर है उसके फिक्स चार्जेस ₹1000 हो गए हैं, गैस के मीटर के फिक्स चार्जेस 1000 से ₹2000 हो गए। अब जब इन चीज़ों को तो हाँ देखें, अभी मैंने एक बिल देखा वो जिसमें 20 यूनिट बिजली इस्तेमाल हुई थी, उसका बिल ₹2000 था। अब आप सोचें कि ₹200 पर यूनिट आप उसका जो है ना आपको बिल आ रहा है 10 यूनिट के ऊपर, 10 यूनिट के ऊपर। वो क्या हुआ? ₹1000 उसके ऊपर मीटर सरचार्ज है। मुश्किल बजट है। चलें, इस पर बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई। डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान साहब बहुत शुक्रिया, नईम सिद्दीकी साहब आपका भी शुक्रिया, मलिक बोस्तान साहब हमारे साथ थे, उनका भी शुक्रिया। फिर होती है आपसे मुलाकात। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा।